नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने विसर्ग के उच्चारण स्थान पर विशद चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। विसर्ग यह चिन्ह है और इसको विसर्ग इस रूप में लिखा जाता है। विसर्ग के उच्चारण स्थान के संबंध में वैयाकरण एक मत नहीं है और उनके भिन्न भिन्न मत हैं। पहले उन भिन्न भिन्न मतों को देख लें, उसके पश्चात जो है विसर्ग के उचित उच्चारण स्थान के विषय में स्पष्ट रूप से कहने की स्थिति में हम होंगे। पहला है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। और इसका अर्थ होता है आ और कु मतलब कवर्ग, क ख ग घ वा। ह और विसर्जनीयानाम विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान जो है वह कंठ है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अ से आ, कु से कवर्ग, क ख ग घ वा। ह और विसर्जनीयानाम विसर्जनों का, ह और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ है। तो इस दृष्टि से विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरा है उपपद्यमानीयानाम ओष्ठो। उपपद्यमानीयानाम ओष्ठो। यहाँ अनुस्वार इसीलिए हो गया है क्योंकि व्यंजन वर्ण है क है और यहाँ यह म हलंत जो है अनुस्वार में इसलिए परिवर्तित नहीं होने पाया है क्योंकि इसके पश्चात जो है स्वर वर्ण जो है ओ है। इसीलिए यहाँ उपपद्यमानीयानाम ओष्ठो यह है। इसके अनुसार उ पू, यहाँ देखिए, और उपपद्य मानीयानाम ओष्ठो, यह मैंने अन्वय कर दिया है ताकि समझने में सरलता हो। उ अर्थात ह्रस्व उ दीर्घ उ। पू अर्थात पवर्ग, प फ ब भ म। और उपपद्यमानीयानाम
उपध्य मानीय। इन सब का उच्चारण जो है ओठों से होता है, इसीलिए इनके उच्चारण स्थान जो हैं ओष्ठ हैं। अब देखिए, कंठ से उच्चारित होता है तो विसर्ग का एक नाम जो है विसर्जनीय है। जब विसर्ग का उच्चारण कंठ से हो तब इसको विसर्जनीय कहा जाता है। इस सूत्र के अनुसार अकुहु विसर्जनीया नाम कंठः। जब कंठ से विसर्ग का उच्चारण हो तब इसको विसर्जनीय कहते हैं। और उपपद्यमानीया नाम ओष्ठ। और जब विसर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, विसर्ग का उच्चारण ओठों से होता है, तब इसको क्या कहते हैं? तब इसको उपध्यमानीय कहते हैं। यह समझना है। उपध्यमानीय किसको कहते हैं? उपध्यमानीय उस विसर्ग को कहते हैं जिसका उच्चारण ओष्ठ से होता है, जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और विसर्जनीय किसे कहते हैं? विसर्ग को कहते हैं जिसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, जिसका उच्चारण कंठ से होता है। तो ये दो स्थितियां हैं, एक के अनुसार विसर्ग का उच्चारण कंठ से और दूसरे के अनुसार विसर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। और तीसरे में पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विसर्ग कंठ्य वर्ण है। विसर्ग कंठ्य वर्ण है, यानी कंठ से उच्चारण करने योग्य वर्ण है। और इसके उच्चारण में ह के उच्चारण को एक झटका सा देकर श्वास को मुंह से एकदम छोड़ते हैं। विसर्ग कंठ्य वर्ण है, इसके उच्चारण में ह के उच्चारण को एक झटका सा देकर श्वास को मुंह से एकदम छोड़ते हैं। यह पंडित कामता प्रसाद गुरु कह रहे हैं। यह है। और आगे वह कहते हैं अनुस्वार या अनुनासिक के समान विसर्ग का उच्चारण भी स्वर के पश्चात होता है। तो तीन बात कह रहे हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक। अनुनासिक को चंद्र बिंदु समझिए और विसर्ग। कहते हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु कि तीनों का उच्चारण जो है स्वर के पश्चात होता है। अनुस्वार को मैंने बताया है पिछले वर्ग में, अनुस्वर ही कहते हैं। यह शुद्ध है, तत्सम रूप है और अनुस्वार इसी का तद्भव रूप है अनुस्वर का। और अनुस्वर का बिल्कुल ही सीधा और प्रत्यक्ष अर्थ होता है जिसका उच्चारण स्वर के अनु हो, स्वर के पीछे हो, स्वर के पश्चात हो। और विसर्ग का उच्चारण भी स्वर वर्ण के पश्चात ही होता है। किंतु अनुनासिक चंद्र बिंदु का उच्चारण जो है, जैसा कि पंडित कामता प्रसाद गुरु कहते हैं, स्वर वर्ण के पश्चात नहीं होता है, बिल्कुल स्वर वर्ण के साथ ही साथ होता है। वर्टिकल इसका उच्चारण होता है, वर्टिकली इसका उच्चारण होता है। जैसे अंक, देखिए अंत का उच्चारण अ और न जो है हलंत, तो अ और त
अ के पश्चात, अस्वर के पश्चात और त व्यंजन के पूर्व अंत कंठ, पंप। यह देखिए, तो इसको जब हम अनुस्वार में परिवर्तित करेंगे तो पंप लिख तो देते हैं, अंत और कंठ लिख दिया, परंतु उच्चारण इसके अनुसार होता है, पश्चात होता है, लेकिन वह हंस रहा है। मैंने पिछले वर्ग में बताया है, हंस रहा है। तो ह के ह और आ है, तो आ के साथ ही इसका उच्चारण वर्टिकली हो जाता है, थोड़ा सा हट करके पश्चात, स्वर के पश्चात इसका उच्चारण नहीं होता है। इसीलिए कहीं कोई संभ्रम नहीं होना चाहिए। तो अनुनासिक का उच्चारण बिल्कुल ही जिस स्वर वर्ण पर यह रहता है उसी के साथ और उदग्र रूप में हो जाता है इसका उच्चारण, वर्टिकली इसका उच्चारण होता है, थोड़ा डेविएट हो करके इसका उच्चारण नहीं होता है विसर्ग के उच्चारण के संबंध में। और कहते हैं कि पंडित कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि यह हकार, हकार मतलब ह, जिस अक्षर के पीछे कार लगा दिया जाता है उससे जो है उसी अक्षर का बोध होता है। अकार मतलब अ, मकार मतलब म, रकार मतलब र, चकार मतलब च, इस तरह से समझिए। तो हकार मतलब ह। यह हकार की अपेक्षा कुछ धीमा बोला जाता है, जैसे दुख, अंतःकरण, छी, ह इत्यादि। तो ये एक मत है। इसके अनुसार पंडित कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ ही है, और ये विसर्ग के उच्चारण की प्रक्रिया या विधि उन्होंने बतलाई है। और कुछ वैयाकरण कंठ को ही विसर्ग का उच्चारण स्थान बतलाते हैं। तो कुछ वैयाकरण जो हैं वे कंठ को ही विसर्ग का उच्चारण स्थान बतलाते हैं। और पंडित कामता प्रसाद गुरु अपने हिंदी व्याकरण में यह उल्लेख करते हैं कि किसी किसी वैयाकरण के मतानुसार विसर्ग का उच्चारण केवल हृदय में होता है। किसी किसी वैयाकरण के मतानुसार विसर्ग का उच्चारण केवल हृदय में होता है और मुख के अवयवों से, यानी मुख के उच्चारण अवयवों से उसका कोई संबंध नहीं रहता है। तो यह जो है उधेड़बून की स्थिति है, ऊहापोह की स्थिति है कि विसर्ग का वास्तविक उच्चारण स्थान क्या है। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान जो है वह जो है आश्रय स्थान भागी है। विसर्ग का वास्तविक उच्चारण स्थान जो है वह आश्रय स्थान भागी। आश्रय यानी यह जिस वर्ण के आश्रित रहता है। विसर्ग जिस वर्ण के आश्रित रहता है, जिस वर्ण के आश्रय में रहता है, तो आश्रय दाता वर्ण, विसर्ग को आश्रय देने वाले वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वही उच्चारण स्थान जो है विसर्ग का भी होता है। ध्यान में रखना, विसर्ग आश्रय स्थान भागी है। यह जिस वर्ण के आश्रय में रहता है, जिस वर्ण के आश्रित रहता है, उस वर्ण के उच्चारण स्थान को ही इस विसर्ग का भी उच्चारण स्थान माना जाता है। जैसे देखिए यहाँ यह कंठ वर्ण के आश्रय में है विसर्ग, तो इसका उच्चारण स्थान भी कंठ है। और यह जो है
ओष्ठ के आश्रय में है, ओष्ठ्य वर्णों के आश्रय में है विसर्ग, तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और यहाँ इसको उपध्यमानीय कहते हैं। कंठ के से उच्चारण होने के कारण विसर्ग को विसर्जनीय कहते हैं। तो यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। विसर्ग आश्रय स्थान भागी है, अर्थात यह जिस वर्ण का आश्रय लेकर रहता है उस वर्ण का उच्चारण स्थान ही उसका उच्चारण स्थान हो जाता है, होता है। जैसे हम बोलते हैं प्रायः, प्रायः, प्रातः, अतः, दुख, 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 तो कहीं से तो वो नहीं हो रहा है, कंठ से ही विसर्ग का उच्चारण हो रहा है, क्योंकि ख जो है कंठ ध्वनि है। दुख, वचः, 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 हल्का से बोलेंगे तो तालु से ही च और कंठ से ही अ, तो च, च, तो च का उच्चारण स्थान जो है वह तालु है, परंतु उसमें आ है, तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है, तो वचः, तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए वचः में जो विसर्ग है उसका उच्चारण स्थान भी कंठ ही होगा। रुचि ही, रुचि ही, अब रुचि में अब देखिए वचः, तो च के पश्चात आ है, उसके बाद विसर्ग है, तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है, तो इस विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ ही होगा। लेकिन रुचि ही, अब देखिए च तो तालु से उच्चारित होता है और ह्रस्वई है इसके पश्चात, हाँ, तो ह्रस्वई का उच्चारण स्थान भी तालु और विसर्ग है उसके पश्चात, तो देखिए इस विसर्ग का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। रुचि ही, रुचि ही, रुचि ही, तो यह ध्यान से समझने की बात है। इतनी जोर से ह नहीं बोलते हैं कि उसको कंठ से प्राण को, वायु को लाने की आवश्यकता पड़े। बहुत ही हल्के से इसका प्रायः, प्रातः, अतः, दुख, वचः, वचः, रुचि, तो जैसे जैसे हम करते चलेंगे तो उसी के अनुसार यह होगा। तो यह हमने आज देखा है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान वास्तव में वह वर्ण होता है जिसके आश्रय में विसर्ग रहता है। यह कंठ वर्ण के आश्रय में रहता है तो विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ हो जाता है, और तालव्य वर्णों के आश्रय में रहता है तो उसका उच्चारण स्थान भी रुचि की तरह तालु हो जाता है। और यदि यह ओष्ठ्य वर्णों के अधीन रहता है, अर्थात उन वर्णों के अधीन आश्रित रहता है जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो यह इसका उच्चारण भी, विसर्ग का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ ही हो जाता है। यह हमने देखा है, आप भी इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें लोग भूल गए हैं, तो इसलिए कठिनाई होती है। आप इसको समझने का प्रयास करेंगे और विसर्ग के उच्चारण स्थान में कोई भूल नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।